हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था चैप्टर का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर मैं 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। आज की क्लास के अंदर 1947 में भारत के उद्योगों की क्या हालत थी उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था 1947 में भारत के कृषि की क्या हालत थी। आज मैं आपको बताऊंगा भारत के उद्योगों की क्या हालत थी। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि अगर आज हम उद्योगों की हालत अगर हम भारत के अंदर देखते हैं तो आज भारत में सारे उद्योग है, क्योंकि 1947 से लेकर आज तक भारत ने बहुत सारी कोशिश करी, भारत के लीडरों ने बहुत सारी कोशिश करी है, हर गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और आज भारत के उद्योगों को यहां तक पहुंचाया। आज भारत के अंदर हर एक चीज का उद्योग है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी चीज का उद्योग ज्यादा है तो किसी चीज का उद्योग कम है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी चीजों का उद्योग भारत के अंदर लगभग मौजूद है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले 1947 में जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर जा रहे थे तो उस समय भारत के उद्योगों की क्या हालत थी। क्या भारत का उद्योग बहुत बढ़िया था? क्या भारत के उद्योगों में लोगों को रोजगार मिल रहा था या नहीं मिल रहा था? ये सारी बातों का जवाब आज की क्लास में हमें मिल जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था और चैप्टर नंबर 1 है और आज हम पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 2 पार्ट्स में आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। तो आज की क्लास के अंदर जो हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय औद्योगिक क्षेत्र। तो औद्योगिक क्षेत्र आप सभी बच्चों को पता ही है कि औद्योगिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है। औद्योगिक क्षेत्रों में सारी फैक्ट्रियां, कंपनियां, कारखाने, ये सारे हमारे औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर आ जाते हैं। हमारी जरूरत की हर एक चीज जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं वो सब औद्योगिक क्षेत्रों की ही देन होती है। ठीक है, तो देश के अंदर अगर उद्योग ही नहीं होगा तो देश के कच्चे माल का क्या होगा? फिर देश का कच्चा माल तो खराब है, कोई यूज का नहीं है। सोचो, अगर किसान अनाज उगाते हैं और उस अनाज से मान लो अगर गेहूं से दूसरी चीजों का निर्माण ना किया जाए, अगर गन्ना उगा जाए, गन्ने से चीनी और गुड़ ना बनाया जाए तो फिर तो गन्ने का कोई काम ही नहीं है। इसका मतलब कच्चा माल किसी भी देश के लिए वेस्ट है अगर उस देश के अंदर उस कच्चे माल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर देश के कच्चे मालों का इस्तेमाल किया जाएगा तो वही हमारा उद्योग बनेगा और भारी मात्रा में लोगों को देश के अंदर रोजगार मिलेगा। तो आज जरा समझते हैं कि 1947 में कंडीशंस हमारे सामने क्या थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय औद्योगिक क्षेत्र, पहला, व्यवस्थित ढंग से औद्योगिकरण का पतन किया गया। इंडिया के अंदर जब अंग्रेज भारत के अंदर एंटर हुए तो भारत का ना एक बहुत बड़ा उद्योग था जिसका नाम था हस्तशिल्प कला। भारत के अंदर ना हाथ से बनी हुई चीजें बहुत प्रसिद्ध थी, जैसे हाथ से बने हुए कपड़े, हाथ से सिले हुए कपड़े, या फिर फर्नीचर, या फिर बर्तन बहुत ज्यादा फेमस थे। दुनिया के बहुत सारे देशों के अंदर हम उन चीजों को एक्सपोर्ट करके बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट किया करते थे। जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर आए तो उन्होंने हमारे देश के उस हस्तशिल्प कला का, हमारे औद्योगिकरण की जो रीढ़ की हड्डी थी उसका पतन करा, उसको खत्म कर दिया। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप औद्योगिकी आगतों की जरूरतों को पूरा करने हेतु भारत की संपदा जैसे कि कच्चा माल तथा प्राथमिक उत्पादों का शोषण किया गया। जब अंग्रेज हमारे देश में आए ना तो उस दौरान अंग्रेजों के वहां इंग्लैंड में बहुत बड़े लेवल पे औद्योगिक क्रांति चल रही थी। औद्योगिक क्रांति मतलब वो लोग अपने उद्योग को बहुत बड़े लेवल पे बढ़ावा दे रहे थे। अब आपको पता है कि उद्योगों को बढ़ावा तभी मिलेगा जब कच्चा माल होगा, क्योंकि अगर आपके पास कच्चा लोहा नहीं है तो आप लोहे की सारी चीजें कैसे बना पाओगे। तो अंग्रेजों को ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि भारत के अंदर बहुत बड़े स्तर पर कच्चा माल है, लेकिन भारत का अपना भी उद्योग है। भारत का अपना उद्योग था हस्तशिल्प कला। भारत अपने उन कच्चे मालों को खुद ही इस्तेमाल करता था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि जब तक हम इनके हस्तशिल्प कला का पतन नहीं करेंगे तब तक ये कच्चा माल हमारे हाथ नहीं लगेगा। हम एक काम करते हैं कि व्यवस्थित ढंग से, मतलब कि एक ऐसा कानून वगैरह बनाते हैं जिससे इनकी हस्तशिल्प कला धीरे धीरे समाप्त हो जाए, फिर इनका कच्चा माल इनके पास बच जाएगा। और जब इनका कच्चा माल इनके पास बच जाएगा तो हम इनके औने पौने रेट में, यानी कि बहुत ही कम रेट में इनके कच्चे माल को क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। तो ये उनकी जो मानसिकता थी अंग्रेजों की, ये थी। तो इसीलिए अंग्रेजों ने भारतीय हस्तशिल्प कला का, भारतीय उद्योगों का क्या करा, व्यवस्थित ढंग से पतन करना शुरू कर दिया। ठीक है, और मैंने क्यों बताया क्यों उन्होंने हमारे उद्योगों को खत्म करा, क्योंकि उनके देश में औद्योगिक क्रांति चल रही थी और उनको बहुत बड़े स्तर पर कच्चे माल की जरूरत थी। ब्रिटेन की औद्योगिक वस्तुओं की बिक्री के लिए भारत की संभावना बाजार को पूरा लाभ उठाना। और देखो, अंग्रेजों ने डबल गेम खेला। एक तो भारत के हस्तशिल्प कला का पतन करा, कैसे करा वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। हस्तशिल्प कला का पतन करा,
दूसरा, जब भारत का हस्तशिल्प कला खत्म हो गया तो हमारे रॉ मटेरियल को, हमारे कच्चे माल को बहुत ही कम दामों में समुद्र के रास्ते अपने देश में ले जाने लगे। दूसरा, उन्होंने क्या करा कि जो कच्चा, अब भारत के अंदर भी तो चीज़ों की जरूरत है, भारत को भी फर्नीचर की जरूरत है, यहाँ जो लोग रह रहे थे यहाँ पर भी लोगों को कपड़े की जरूरत है, बर्तन की जरूरत है, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत थी। तो अंग्रेज क्या करते थे, हमारे कच्चे माल को ले जाकर अपने देश के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते थे फैक्ट्रियों कारखानों के अंदर, और वही सामान लाकर फिर से हमारी मार्केट में बेचते थे। डबल फायदा होता था। पहला, कच्चा माल बहुत सस्ता मिल गया, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग उनके देश में हो रही तो उनके देश के लोगों को रोजगार मिल गया, और प्लस वही सामान लाकर हमारे देश के अंदर हमें बेचकर हमसे फायदा भी कमा लिया। तो ये अंग्रेजों की गेम चल रही थी हमारे उद्योगों के साथ। हमारा उद्योग उन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। तो ये बात यहां पर, और भारत का तो इसके अंदर क्या था, नुकसान ही नुकसान था। भारत का कच्चा माल बहुत कम रेट पर जा रहा था। दूसरे नंबर पे भारत के लोगों का रोजगार छिन गया क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में नहीं हो रही थी, और हमारे देश को एक बाजार के रूप में वो लोग एक इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि हमारा एक शोषण कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, इस व्यवस्थित ढंग से उद्योगीकरण, तो यहां स्पेस लग गया थोड़ा सा, उद्योगीकरण के कारण कह रहा है कि अंग्रेजों ने क्यों भारत के जो उद्योग था, भारतीय हस्तशिल्प कला, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। इससे उन्हें क्या फायदा हुआ, हस्तशिल्प उद्योगों में गिरावट आई, परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर बेरोजगारी उत्पन्न हो गई। भारत में बहुत बड़ी मात्रा में बेरोजगारी उत्पन्न हुई थी जब भारत का हस्तशिल्प कला खत्म हुआ, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा उद्योग वही था। भारतीय बाजारों में ब्रिटिश वस्तुओं का प्रवेश हुआ, तो भारत के उद्योगों को व्यवस्थित ढंग से खत्म करने का अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य था भारत के बाजार में अपनी वस्तुओं को उतारना, और दूसरा भारत से कच्चे माल को ले जाना, जो कि बात यहां नहीं लिखी हुई है। तीसरा, अपने देश के लोगों को, अपने देश के जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें कच्चे माल की जरूरत को पूरा करना। हस्तशिल्प कला पतन के कारण कह रहा है कि बताओ अंग्रेजों ने कैसी स्थितियां पैदा कर दी जिससे भारत के अंदर हस्तशिल्प कला का पतन हो गया। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में हस्तशिल्प कला के पतन के क्या क्या कारण थे, तो आपको ये आंसर करना पड़ता है। आइए जरा समझते हैं। सबसे पहला, विभेदात्मक प्रशुल्क नीति। अंग्रेजों ने हमारे हस्तशिल्प कला को पतन करने के लिए, देखो अंग्रेजों का हमारे देश में राज था, ठीक है, अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी आर्मी फोर्स भी थी और वो एक तरीके से हमारे देश के ऊपर राज कर रहे थे। वो चाहते तो डायरेक्ट हमारे देश की भारतीय हस्तशिल्प कला को क्या कर देते, बैन कर देते, लेकिन इससे उनको बहुत बड़े आंदोलन और विद्रोह का सामना करना पड़ता। तो उन्होंने दिमाग लगाया, भारत के हस्तशिल्प कला को डायरेक्ट बंद नहीं करा, उन्होंने उसको व्यवस्थित यानी कि धीरे धीरे क्या करा, समाप्त करा। इसके लिए उन्होंने एक ऐसी टेक्निक यानी कि ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर कर की ऐसी नीति अपनाई जिससे भारतीय हस्तशिल्प कला अपने आप ही खत्म होने लगी। उसका नाम है विभेदात्मक प्रशुल्क नीति। ऐसा कर बना दो, ऐसे कर के नियम बना दो कि अपने आप ही भारतीय हस्तशिल्प कला खत्म हो जाए। इस नीति से भारत में कच्चे माल के स्वतंत्र निर्यात करना, इस नीति के तहत उन्होंने क्या करा, भारत को कच्चे माल से बहुत ही कम रेट में खरीदना शुरू कर दिया। भारत को ब्रिटिश उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं के स्वतंत्र आयात की अनुमति प्रदान की गई। भारत के अंदर जो भारतीय हस्तशिल्प कला बनता था उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया, सोचो। और जो सामान अंग्रेज अपने देश के अंदर से बनाकर लेकर आ रहे थे, आयात कर रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने तेजी से टैक्स को कम कर दिया, जिससे टैक्स कम होने की वजह से उनका सामान मार्केट में तो सस्ता हो गया और हमारा सामान मार्केट में क्या होने लग गया, महंगा। हमारा देश का सामान हमारे देश में महंगा बिक रहा है और उनका सामान हमारे देश में सस्ता बिकने लगा। परंतु भारतीय हस्तशिल्प कला के निर्यात पर भारी शुल्क लगाया गया। भारतीय हस्तशिल्प कला की जितनी भी चीजें थी उनके ऊपर बहुत हैवी टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। परिणाम स्वरूप भारतीय बाजार में ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं से भर गए, जिसकी कीमत कम होती थी। इससे घरेलू बाजार और साथ ही निर्यात बाजार में भी भारतीय हस्तशिल्प कला का पतन हो गया। जो भारतीय हस्तशिल्प कला बाहर जाकर बिकती थी, हैवी टैक्स की वजह से महंगी हो गई, बाहर बिकनी भी बंद हो गई, और इंडिया में जो बिकती थी वो बिकनी भी बंद हो गई। सबकी जगह किसने ले ली, ब्रिटिश गुड्स जितने भी थे, मशीन से बने हुए जितने भी सामान थे, उन्होंने ले लिया। मांग और क्या कारण थे, एक तो हो गया विभेदात्मक प्रशुल्क नीति, ये सबसे बड़ा कारण है, आएगा तो एग्जाम में यही आएगा, ठीक है ना। भारतीय हस्तशिल्प कला पतन होने का सबसे बड़ा कारण यही था। इसके अलावा तो जो छोटे मोटे थे वो तो ऐसे ही थे। बच्चों, इसका सेकंड पॉइंट है मांग के स्वरूप में क्या होना, बदलाव होना। देखो, जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर आए तो जो इंडियंस थे वो कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों का लाइफस्टाइल था, उनके जो रहन सहन था, उनका जो तरीका था, उससे प्रभावित हो रहे थे। और अंग्रेज अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े स्तर पर मशीन से निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे थे भारत के अंदर।
तो जो हमारी जो नई जनरेशन थी वो भी क्या कर रही थी, मशीन से बनी हुई चीज़ों का क्या कर रही थी, इस्तेमाल कर रही थी, और जो अंग्रेजों का जो कल्चर था कहीं ना कहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, जिसमें भारतीय हस्तशिल्प कला कहीं भी नहीं था। यानी कि अंग्रेजों के कल्चर में कहीं भी भारतीय हस्तशिल्प कला का नामो निशान नहीं था। तो इस तरीके से जो मांग का जो पैटर्न है वो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। राज दरबारों का लोप होना। इंडिया के अंदर जब अंग्रेजों के आने से पहले भारत के अंदर राजाओं का शासन था, जैसा कि आपको पता है, और अलग अलग स्टेट्स के राजा होते थे, सेंट्रल पे भी एक राजा होते थे, जैसे मुगलों का राज था हमारे देश में, और भी बहुत सारे छोटे छोटे राजा थे। तो उनके दरबारों के अंदर ना जो भारतीय हस्तशिल्प कला है, हाथ से बनी हुई जो चीजें हैं, उनको बहुत बड़े लेवल पर यूज किया जाता था। और जो प्रजा होती थी वो राजा को क्या करती थी, अक्सर कॉपी करती थी। तो राजा जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे अपने दरबारों के अंदर, प्रजा भी उन चीज़ों को फॉलो करती थी। और राजा बहुत बड़े स्तर पर जो है भारतीय हस्तशिल्प कला के कोई चीज़ों को क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। तो प्रजा भी उनसे प्रभावित होकर उनका इस्तेमाल करती थी, क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद भारत के जो राज दरबार हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लग गए, और साथ साथ खत्म होने लगा उनके द्वारा भारतीय हस्तशिल्प कला का उपयोग भी। तो राज दरबारों के लोप होने से भी कहीं ना कहीं भारतीय हस्तशिल्प कला के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ा। मशीन निर्मित वस्तुओं की कीमत का कम होना। अंग्रेज जो वस्तुएं भारत में बना के ला रहे थे वो उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा तेज थी, क्योंकि वो मशीनों से बनती थी, और उनका प्राइस भी कम था, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजों ने जो टैक्सेशन सिस्टम अपनाया था वो बिल्कुल हमारे विपरीत था। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भारत के अंदर भारतीय हस्तशिल्प कला का जो ग्राफ है वो लगातार क्या हो रहा था, नीचे जा रहा था। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट में यहां पर आप देखोगे भारतीय हस्तशिल्प कला पतन के विपरीत प्रभाव। भारत में जब भारतीय हस्तशिल्प कला का पतन हुआ यानी कि खत्म हुआ, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव क्या पड़ा। सबसे पहला, बेरोजगारी की जो संकट है ना बहुत ज्यादा ऊंची हो गई। भारत में बेरोजगारी, चारों तरफ बेरोजगारी फैल गई। इसका रीजन क्या था, भारत के ज्यादातर जो लोग थे वो भारतीय हस्तशिल्प कला के अंदर संलग्न थे, और जैसे ही भारतीय हस्तशिल्प कला का पतन हुआ तो कोई दूसरा उद्योग भारत में आया नहीं, जिसकी वजह से भारत के अंदर बहुत बड़ी आबादी बेरोजगार हो गई। उसके बाद लिखा हुआ है मशीन निर्मित वस्तुओं का आयात। यहां पे मशीन लिखना मैं भूल गया। मशीन निर्मित वस्तुओं का क्या होने लगा, भारत में आयात होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिक क्षेत्र, भारत के औद्योगिक क्षेत्रों की क्या हालत थी जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर राज कर रहे थे। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, हस्तशिल्प कला उद्योग में गिरावट। लगातार तेजी से हस्तशिल्प कला में क्या आ रही थी, गिरावट आ रही थी। हस्तशिल्प कला उद्योग में पतन के विपरीत प्रभाव। भारत में हस्तशिल्प कला के खत्म होने के बहुत सारे प्रभाव पड़ रहे थे। भारत के लोगों की इनकम कम हो रही थी, बेरोजगारी आ रही थी, और निर्धनता चारों तरफ फैलती जा रही थी। पूंजीगत वस्तु उद्योगों का अभाव। भारत में पूंजीगत वस्तुएं जैसे कि मशीन वगैरह का अभाव होने लग गया, जैसे एग्रीकल्चर धीमा पड़ने लग गया, हमारे सर्विस सेक्टर धीमे पड़ने लग गए। सकल घरेलू उत्पाद का निम्न योगदान, भारत की जीडीपी बहुत ज्यादा कम होने लग गई। और उसके बाद लिखा है क्षेत्र में सीमित भूमिका, सार्वजनिक क्षेत्र, ये सार्वजनिक क्षेत्र लिखना था, थोड़ा सा गलत लिख दिया, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक मतलब होता है गवर्नमेंट, है ना। सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित भूमिका, यानी कि जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो हमारे देश में राज कर रही थी, उनका जो रोल था ना वो बिल्कुल खत्म हो गया था। यानी कि गवर्नमेंट जनता के लिए कुछ कर ही नहीं रही थी। जैसे राजा अपने प्रजा के लिए बहुत कुछ करती है, आज की जो गवर्नमेंट है, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो हेल्थ सेक्टर पे, एजुकेशन पे बहुत सारा काम करती है, लेकिन उस टाइम की गवर्नमेंट कुछ भी काम नहीं कर रही थी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए या किसी भी चीज के लिए। नेक्स्ट नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय कार्यरत आधुनिक उद्योग। स्वतंत्रता के समय, अच्छा, जब भारत के अंदर भारत आजाद हुआ उससे जस्ट थोड़ा सा पहले ही भारत के अंदर कुछ आधुनिक उद्योगों की शुरुआत हो चुकी थी, तो उसी के बारे में लिखा है। स्वतंत्रता के समय भारत के आधुनिक उद्योगों की कुछ हल्की फुल्की शुरुआत हो चुकी थी। निजी क्षेत्र की पहल के कारण 19वीं सदी के शुरू में आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई। भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना हो गई थी 19 सेंचुरी में, यानी 19वीं सदी के दौरान। सूती वस्त्र के कारखाने मुख्यतः भारतीय वर्चस्व था। अच्छा, जब अंग्रेजों का राज हमारे देश में चल रहा था, यानी 19वीं सदी के स्टार्टिंग में ही लगभग क्या हुआ कि जो सूती वस्त्र उद्योग था उसमें भारत के कुछ लोगों का कब्जा होने लग गया था, ठीक है। और देश के पश्चिमी हिस्सों में महाराष्ट्र और गुजरात
गुजरात में स्थित थी। जो मुख्यतः कपड़े वगैरह का जो वर्चस्व था, सूती कपड़े वगैरह, वो कुछ भारत के लोगों के हाथ में आने लग गया 19वीं सदी के अंदर। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जमशेदपुर वर्ष 1960 में टिस्को की स्थापना भी की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के जस्ट बाद टिस्को की स्थापना की गई, जो आज भारत के अंदर बहुत बड़ा उद्योग है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीनी, सीमेंट, कागज आदि क्षेत्रों में भी कुछ अन्य उद्योगों भी अस्तित्व में आ गए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें हमने क्या पढ़ा, आज के पार्ट में हमने पढ़ा कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के उद्योगों की क्या हालत थी। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो भारतीय हस्तशिल्प कला है वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, और भारतीय हस्तशिल्प कला को खत्म करने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी की संकट आ गई थी। इसके अलावा हमारे देश के अंदर मशीन निर्मित वस्तुएं आ चुकी थी। भारतीय हस्तशिल्प कला को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या कदम उठाए वो मैंने आपको बता दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिक क्षेत्र हमारा कैसा था, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कार्यरत आधुनिक उद्योगों की भारत के अंदर क्या स्थिति थी। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर इतना ही।